गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों वस्तुओं के केंद्र से मिलाने वाली रेखा की दिशा में होता है। माना दो वस्तुओं जिनमें पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा चंद्रमा का द्रव्यमान m के बीच की दूरी d है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों वस्तुओं के बीच का बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हमें F बराबर G कोष्ठक M गुणा M कोष्ठक बटा D घात 2 प्राप्त होता है, जहां G आनुपातिकता स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। G का SI मात्रक समीकरण 3 के अनुसार बल, दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रकों को प्रतिस्थापित करने पर न्यूटन मीटर घात 2 बटा किलोग्राम घात 2 प्राप्त होता है। हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810 ने सुग्राहित तुला द्वारा G का मान ज्ञात किया। G का स्वीकृत मान 6.673 गुणा 10 घात घटा 11 न्यूटन मीटर घात 2 बटा किलोग्राम घात 2 है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम ने अनेक ऐसे परिदृश्यों की व्याख्या की जिन्हें असंयोजित माना जाता था। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा होना, द्रव्यमान तथा भार। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है। भार की इकाई वही होती है जो बल की इकाई है, न्यूटन N। आइए एक एनिमेशन देखें। माना पृथ्वी तथा चंद्रमा पर किसी पत्थर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। पृथ्वी पर भार लगभग 10 न्यूटन तथा चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना कम अर्थात 0.162 न्यूटन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान का भार स्थान स्थान पर परिवर्तित होता है। आइए हम चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार की गणना करते हैं जो पृथ्वी पर इस भार की अपेक्षा छठा यानी 1/6 भाग है। दी गई तालिका के भाग को दिए गए समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर द्रव्यमान का भार 1.67 गुणा 1011 G गुणा M है तथा चंद्रमा पर द्रव्यमान का भार 2.431 गुणा 1010 G है। अब चंद्रमा तथा पृथ्वी के भार को विभाजित कीजिए। यह हमें 0.165 बराबर 1/6 प्राप्त होता है। प्रणोद तथा दाब। किसी वस्तु पर इसके तल के लंबवत कार्यरत बल को प्रणोद कहा जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। इस प्रकार दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। दाब का SI मात्रक
पास्कल होता है। इसे PA से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसे हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। एक पिन लीजिए और इसे अपने अंगूठे की सहायता से पेपर कार्ड बोर्ड पर दबाइए। आप पिन के शीर्ष यानी चपटे भाग के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह यानी पृष्ठ के लंबवत लगता है और यह बल जो सतह पर लंबवत कार्यरत है प्रणोद कहलाता है। पिन को सीधा पकड़कर कागजों के ढेर पर खड़ा कीजिए। एक दूसरी पिन इस ढेर पर इस प्रकार सीधा खड़ा कीजिए कि इसका चपटा सिरा नीचे तथा नुकीला सिरा ऊपर की ओर हो। इन दोनों पिनों को डस्टर जैसी किसी समतल वस्तु से दबाइए। हम देखते हैं कि जो पिन सीधी खड़ी है वह कागज के ढेर में घुस जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीधी पिन की स्थिति में बल बहुत कम क्षेत्रफल पर कार्यरत है, जबकि दूसरी पिन की स्थिति में बल अधिक क्षेत्रफल पर कार्यरत है। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। आइए हम दैनिक जीवन में प्रणोद तथा दाब का अध्ययन करें। आप ढीली रेत पर खड़े होते हैं। आपके पैर रेत में धंस जाते हैं। अब आप रेत पर लेट जाइए। दोनों स्थितियों में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर के भार के बराबर है। आप पढ़ चुके हैं कि भार वह बल है जो ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर कार्यरत होता है। यहाँ बल रेत की सतह पर लंबवत कार्यरत है। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। जब आप ढीली रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दो समान ईंटें भूमि पर रखते हैं, जिसमें से एक लेटी हुई तथा दूसरी खड़ी अवस्था में है। दोनों ईंटें भूमि पर समान बल लगाती हैं, क्योंकि दोनों के भार समान है। परंतु दोनों ईंटें भूमि पर भिन्न भिन्न दाब लगाती हैं, क्योंकि भूमि से उनके संपर्क सतह पर क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। लेटी हुई अवस्था वाली ईंट पर भूमि से संपर्क क्षेत्रफल अधिक है, अतः ईंट के भार का बल भूमि के अधिक क्षेत्रफल पर लगता है और भूमि पर प्रति एकांक क्षेत्रफल बल अथवा दाब कम होता है। खड़ी अवस्था वाली ईंट का भूमि से संपर्क क्षेत्रफल कम है, अतः ईंट के भार का बल पृथ्वी के कम क्षेत्रफल पर लगता है और भूमि पर इसका दाब अधिक होता है। तेज धार वाला चाकू मंद धार वाले चाकू से अच्छा होता है। तेज चाकू के ब्लेड के किनारे बहुत बारीक होते हैं। बाकी किनारे के कारण हमारे हाथ का बल वस्तु के बहुत कम क्षेत्रफल पर लगता है और अधिक दाब उत्पन्न करता है। इस अधिक दाब के कारण वस्तु सरलता से कट जाती है। दूसरी ओर मंद चाकू वस्तु को आसानी से नहीं काट पाता है, क्योंकि इनके किनारे मोटे होते हैं। कारण हमारे हाथ का बल वस्तु के अधिक क्षेत्रफल पर लगता है और कम दाब उत्पन्न करता है। इस कम दाब के कारण वस्तुएं कठिनाई से कट पाती हैं। तरलों में दाब। सभी द्रव या गैसें तरल होती हैं और वे दाब उत्पन्न करती हैं, जबकि ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाते हैं। एक क्रियाकलाप की सहायता से इसकी व्याख्या करते हैं। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए और कील की सहायता से इस बोतल के किनारे किनारे ऊर्ध्वाधर रेखा में प्रत्येक इंच का सुराख कीजिए। इस बोतल को पानी से भर दीजिए। आप देखते हैं कि ऊपरी छिद्रों से पानी धीरे धीरे निकलता है, परंतु इसकी तली के छिद्रों से गहराई के कारण दाब बढ़ने से पानी अधिक दाब से बाहर निकलता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि तरल से किसी आबद्ध द्रव्यमान में
उत्पन्न दाब सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। तरलों में एक ही क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। तरल में गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब बढ़ता जाता है। उत्प्लावकता। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा उत्प्लावकता को समझें। एक कॉर्क लेकर इसे पानी से भरे पात्र में रखिए। आप देखते हैं कि कॉर्क तैरने लगता है। इस कॉर्क को पानी में दबाइए। आपको ऊपर की ओर एक धक्का महसूस होता है। इसे पुनः नीचे दबाने का प्रयास कीजिए। इसे अधिक गहराई तक धकेलने में कठिनाई महसूस होती है। इससे स्पष्ट होता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है, जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह डूब न जाए। अब बोतल को छोड़ दीजिए। यह पुनः पानी की सतह पर आ जाती है। किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल को ऊपरी प्रणोद बल भी कहते हैं। तरल द्वारा उत्पन्न उत्प्लावन बल के कारण ही किसी तरल में किसी वस्तु का भार वस्तु में इसके वास्तविक भार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। किसी तरल द्वारा उसमें स्थित किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन कहते हैं। नीचे की ओर कार्यरत वस्तु का भार W, ऊपर की ओर कार्यरत उत्प्लावन बल B। किसी वस्तु का डूबना या तैरना उस वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत इन दो बलों के अपेक्षित परिणाम पर निर्भर करता है। इसकी 3 स्थितियां हैं। यदि तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्पन्न उत्प्लावन बल वस्तु पर नीचे कार्यरत उसके भार से कम है तो वस्तु तरल में डूब जाएगी। यदि तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्पन्न उत्प्लावन बल वस्तु पर नीचे कार्यरत उसके भार यानी गुरुत्व बल से अधिक है तो वस्तु तरल में ऊपर उठी रहेगी और तैरेगी। यदि तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्पन्न उत्प्लावन बल वस्तु पर नीचे कार्यरत उसके भार के बराबर है तो वस्तु तरल में तैरती रहेगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वह उत्प्लावन बल यानी ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। कार्यकारी उत्प्लावन बल बराबर उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल का भार। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसकी व्याख्या करते हैं। एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और इसे कमानीदार तुला से बांध दीजिए। तुला को पकड़कर पत्थर को चित्रानुसार लटकाइए। कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब पत्थर को एक बर्तन में रखे पानी में धीरे से डुबाइए और कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कीजिए। कमानीदार तुला का पाठ्यांक धीरे धीरे कम होता जाता है और पूरा डूब जाने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कमानीदार तुला के पाठ्यांक से पत्थर का भार ज्ञात होता है। पाठ्यांक लगातार कम होने से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वस्तु को पानी में डुबोने पर इसके भार में कमी आती है। भार में यह अदृश्य कमी प्रदर्शित करती है कि वस्तु पर कोई बल ऊपर की ओर लग रहा है जिससे उसके भार में कमी आती है। हम पाते हैं कि पानी में ठोस के भार में अदृश्य कमी विस्थापित जल के भार के बराबर है। इस प्रकार इस प्रयोग द्वारा आर्किमिडीज के सिद्धांत की पुष्टि हो जाती है। इसका प्रयोग जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन तैयार करने में किया जाता है। इसका प्रयोग किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। दूध की शुद्धता की जांच करने में प्रयुक्त लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तरलों का घनत्व निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। घनत्व और अपेक्षित घनत्व। घनत्व किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर
पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का आयतन। घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी kg बटा m⁻³ होता है। विशेष स्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान होता है, अतः किसी पदार्थ का घनत्व उसके लाक्षणिक गुणों में से एक है। दिए गए पदार्थ के घनत्व से हमें उसकी शुद्धता निर्धारित करने में सहायता मिलती है। भिन्न भिन्न पदार्थों के घनत्व भिन्न भिन्न होते हैं। आपेक्षित घनत्व। किसी पदार्थ का आपेक्षित घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है। किसी पदार्थ का आपेक्षित घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। पानी का आपेक्षित घनत्व 1 है। यदि किसी पदार्थ का आपेक्षित घनत्व 1 से अधिक है तो वह पानी से भारी होगी और पानी में डूब जाएगी। दूसरी ओर यदि किसी पदार्थ का आपेक्षित घनत्व 1 से कम है तो यह पानी से हल्की होगी और पानी में तैरती रहेगी। जैसे बर्फ का आपेक्षित घनत्व लगभग 900 किलोग्राम बटा m⁻³ है और पानी का आपेक्षित घनत्व 1000 किलोग्राम बटा m⁻³ है। इस प्रकार बर्फ का आपेक्षित घनत्व 0.9 होता है, अतः यह पानी में तैरता है। लोहे का आपेक्षित घनत्व 7.8 है, अतः लोहे की कील पानी में डूब जाती है।